हो गया। जो आज मैं आप लोगों को बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर हैं, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार करके पेपर है, तो इसमें हम बात करते हैं क्रियात्मक जो पेपर हमारा है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो ये पेपर आप लोगों को कुछ अलग ही जो है दिखाई देते होंगे, लेकिन ये पेपर जो कई जो है विषय इसमें शामिल हैं, जो कि इसमें शैक्षिक मूल्यांकन है और क्रियात्मक शोध का विषय इसमें शामिल है। फिर इसी क्रम में जो है नवाचार क्या है, इसके विषय भी क्षेत्र इसमें शामिल है। फिलहाल हम ये शैक्षिक मूल्यांकन या जो मापन की आज अवधारणा आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की क्या कंसेप्ट है, क्या अवधारणा है। इसके बताने से पहले क्रियात्मक शोध होता क्या है, आप लोग इसके बारे में जान लें। देखिए जो है क्रियात्मक शोध जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च बोलते हैं। क्रियात्मक शोध के मतलब होता है इसमें क्रिया करने का कार्य किया जाता है, यानी छात्रों के द्वारा जो क्रिया करने का कार्य किया जाता है, किसी विषय वस्तु के संदर्भ में जो खोज करने का कार्य किया जाता है, उसी को हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में देखें तो इसमें कुछ थिंकर ने इस तरीके से डिफिनेशन प्रस्तुत किया है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का जो विश्लेषण होता है वो वैज्ञानिक विधि से करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में मतलब इसमें क्रिया करके, अगर इसको शॉर्टली में देखा जाए, इसमें क्रिया करके दिन प्रतिदिन जो नए तरीकों से खोज का कार्य किया जा रहा है, उसी को ही हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं सदी के अंत तक कुर्ट लेविन, यह मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अमेरिका में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया, जिनको हम क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब इसके बारे में देख लें कि ये तो हमारा तो विषय ही था जो कि शैक्षिक मूल्यांकन करके क्रियात्मक शोध एवं क्या नवाचार है, ये तुम्हारा पेपर था। फिर जो मैं आज आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा है। तो अब इसके बारे में आप लोग जानिए कि शैक्षिक मापन होता क्या है, किसको कहते हैं मापन। तो यहाँ पर देखें जो शैक्षिक मापन का मतलब, पहले शैक्षिक मापन को जानने से पहले हम सिंपल सेंटेंस जो है यहाँ पर मापन के बारे में जान लेते हैं कि मापन किसको कहते हैं। देखें जो मापन है यह इसे अंग्रेजी में मेजरमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। जो मेजरमेंट है यह किसी वस्तु के गुणों की माप है, किसी वस्तु के गुणों की जो माप की जाती है वही माप करना ही जो है मापन कहलाता है। तो मापन के विषय में देखा जाए तो यह दो विषयों में विशेष रूप से उपयोगी होता है मापन। जैसे अगर देखें तो इसमें भौतिकी का एक विषय है, भौतिक विज्ञान हो गया, और जैसे इसी क्रम में गणित है, गणित जैसे विषयों में मापन शब्द अधिक उपयोग किया जाता है। अब मापन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि किसी वस्तु के गुणों की माप उसकी मापन कहलाता है। अगर मापन के बारे में देखा जाए तो मापन दो प्रकार के होते हैं। मापन देखा जाए तो मापन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक मैं आप लोगों को परिमाणात्मक मापन के बारे में बताया था। परिमाणात्मक मापन हो गया, और इसी तरीके से जो आगे हमारा आता है वो गुणात्मक मापन आता है। तो अब इसके बारे में आप लोग जाने, एक तो क्वांटिटिव हो गया और एक क्वालिटेटिव जो मेजरमेंट हो गया, जिनको एक परिमाणात्मक। तो परिमाणात्मक मापन को ही हम एक नाम देते हैं मात्रात्मक मापन की भी इसको संज्ञा दिए गए हैं या इसको दिया गया है। तो अब बात करते हैं हम परिमाणात्मक मापन, ये किस क्षेत्र में
कहाँ पर इस मापन का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, जैसा कि अगर इसमें अगर अंतर के रूप में देखा जाए तो जो परिमाणात्मक मापन है, इस मापन का प्रयोग हम भौतिक विषयों या भौतिक विज्ञान में इसका हम प्रयोग करते हैं। परिमाणात्मक मापन का जो प्रयोग होता है वो भौतिक विषयों या भौतिक विज्ञान में किया जाता है, जबकि इसी क्रम में अगर हम गुणात्मक जो मापन के बारे में देखें तो जो गुणात्मक ये मापन हमारा है, इसका जो प्रयोग सामाजिक विज्ञान, कहाँ पर किया जाता है, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में ये गुणात्मक मापन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में देखें तो जो अगला नंबर 2 पॉइंट कह सकते हैं, जो परिमाणात्मक मापन है, इसके विषय में देखें तो इसके तथ्य स्थूल होते हैं। कहने का मतलब सूक्ष्म नहीं होते हैं। जो परिमाणात्मक मापन या इसके जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो स्थूल प्रकृति के होते हैं, जबकि इसमें गुणात्मक अगर मेजरमेंट में देखें या गुणात्मक मापन में देखें तो इसके तथ्य की प्रकृति सूक्ष्म तरीके से होती है। एक तथ्य स्थूल रूप से प्रकट होते हैं और एक गुणात्मक में इसके तथ्य क्या होते हैं, सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं। अब इसी तरीके से परिमाणात्मक जो मापन है, इसमें नंबर 3 आता है। यहाँ से परिमाणात्मक जो मापन है, इसमें नंबर 3 आता है कि यह 0 से, इसका स्तर जो 0 से होता है, इसका जो स्तर होता है वो 0 से शुरुआत मानी जाती है, जबकि गुणात्मक जो है मापन में इसकी जो शुरुआत होती है या 0 से इसके स्तर को नहीं मापा जा सकता है। कहने का मतलब जो मापन की हम कंसेप्ट के बारे में आप लोग समझ जो बता रहे हैं, तो मापन के प्रकार देखें तो मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं मापन के, 2 प्रकार होते हैं। परिमाणात्मक मापन हो गया और एक होता है गुणात्मक मापन। तो इनको बताने के बाद तो अब हम चर्चा करते हैं कि मापन, जैसा कि अगर आधुनिक युग के विषय में देखा जाए तो शैक्षिक मूल्यांकन या कह सकते हैं जो पेपर हमारा है, उस क्षेत्र में जो है मापन का एक महत्वपूर्ण रोल है या महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी चीज़ आप लेने या खरीदारी करने आप मार्केट में अगर जाएंगे तो उसमें जो है मापन की एक महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण योगदान होता है। कितना इसकी माप है, किस आधार पर इसको दिया जाए या बेचा जाए, तो जो विक्रेता या जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसको जो किसी वस्तु की पहले माप करता है, तो जो माप कर लेता है फिर माप करने के बाद उसे किसी वस्तु को जो है किसी व्यक्ति को वो देने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये हम जो है आप लोगों समझ मापन के बारे में बताया। तो मापन के बारे में जान लीजिए। तो मापन के संदर्भ में कुछ थिंकर ने जो है अपने भी जो है विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे अगर मापन के संदर्भ में देखें तो इसमें स्टीवंस है। अगर मापन के संदर्भ में देखें तो इसमें स्टीवेंसन है या स्टीवेंसन कह सकते हैं। इसी क्रम में जो है स्टीवेंस के बाद आगे जो है हमारे डिफिनेशन आती है, हेल्मस्टेडर की डिफिनेशन आती है। स्टीवेंस के बाद हेल्मस्टेडर की भी डिफिनेशन आती है। तो ये हेल्मस्टेडर की डिफिनेशन के बाद आगे एक डिफिनेशन और है जो कि फारडाइक की डिफिनेशन आती है। तो ये ऐसे जो है थिंकर हैं या ऐसे जो है शिक्षा शास्त्री हैं जो कि मापन को स्पष्ट करने के लिए अपने प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं स्टीवेंस ने जो है मापन को किस तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने ये बताया है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है।
क्या मैंने बताया? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो मैं आप लोगों को स्टीवंस के बारे में बताया। आप स्टीवंस के बाद आते हैं हेल्मस्टेडर के बारे में। तो जो हेल्मस्टेडर ने ये बताया है, मापन को किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित, मापन को किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित आंकिक वर्णन के रूप में या आंकिक वर्णन को परिभाषित करने के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब देखें, अब इसके बाद हेल्मस्टेडर जैसे मैंने बताया, तो हेल्मस्टेडर के बाद आगे आते हैं थार्नडाइक के विचार आते हैं। थार्नडाइक ने ये कहा है प्रत्येक वस्तु जरा से भी सत्ता, या इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा से भी सत्ता रखती है वह जो है परिमाण में मापन योग्य है, वह परिमाण में ही मापन योग्य है। कहने का मतलब यह है कि जो एल थार्नडाइक है, इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा से, प्रत्येक वस्तु जो जरा से, प्रत्येक जो वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, प्रत्येक वस्तु जो जरा से भी सत्ता रखती है वह परिमाण में मापन योग्य है। जैसा कि ये डिफिनेशन थार्नडाइक ने अपने विचार को प्रस्तुत किया है। तो अगर इसके बारे में देखें तो जो हमारी मापन की अवधारणा है, तो मापन की अवधारणा में मैंने 3 आपको डिफिनेशन बताए हैं, तो जो कि मापन की कंसेप्ट को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अब देखें तो जैसा कि मापन की अवधारणा में मैंने आपको प्रारंभ में इसके बारे में बता दिया कि जो मापन का प्रयोग जैसे भौतिक विज्ञान में थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर की सहायता से व्यक्ति के बुखार की जांच करता है, उसी प्रकार से जो है जो मापन का प्रयोग हमारे गणित विषय में किसी जो है रेखाखंड की लंबाई की माप करने के लिए हमको इसकी सख्त आवश्यकता पड़ती है मापन की। अब मैंने आपको जो है स्टीवंस के बारे में बताया, हेल्मस्टेडर के बारे में बता दिया डिफिनेशन, तो थार्नडाइक के बारे में बता दिया। तो ये मैं मापन की अवधारणा में इन सब के बारे में बताया। अब बात आती है यहाँ की मापन के क्षेत्र में जो एक शब्द जुड़ा हुआ है, शैक्षिक मापन, जिसको कहते हैं एजुकेशनल मेजरमेंट कहते हैं। तो शैक्षिक मापन के बारे में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के इसको डिफाइन किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में किसी वस्तु के गुणों की जो माप की जाती है उसी को ही हम शैक्षिक मापन कहते हैं। अगर शैक्षिक मापन के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें गुडविन का विचार फेमस होता है। शैक्षिक मापन में देखा जाए तो इसमें गुडविन, तो गुडविन ने ये कहा है कि शैक्षिक मापन छात्र अधिगम, शैक्षिक मापन छात्र अधिगम, शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता एवं उसके कोटि स्तर के निर्धारण से होता है। तो इस तरीके से जो है शैक्षिक मापन के संदर्भ में गुडविन महोदय ने अपना विचार को व्यक्त किया है। तो इन्होंने जो है मैंने बताया कि छात्र अधिगम, शिक्षण की प्रभावशीलता एवं कोटि स्तर का जो है डिटर्मिनेशन करना ही शैक्षिक मापन कहलाता है। तो मैं आप लोग मेरी बात को ध्यान दीजिए, ये हर साल 1 नंबर क्वेश्चन में, नहीं तो कभी 2 नंबर क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर को आप बखूबी अच्छा ढंग समझें। तो अब देखें गुडविन के बारे में मैंने आपको शैक्षिक मापन के संदर्भ में बताया इसकी डिफिनेशन। अब बात करते हैं कि शैक्षिक जो मापन है इसके जो है कितने प्रकार होते हैं। तो शैक्षिक मापन के बारे में देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। शैक्षिक मापन के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला आता है मानसिक मापन हो गया। तो शैक्षिक मापन के बारे में देखें तो इसमें पहला मानसिक जो है मापन हो गया, मानसिक जो है मापन, फिर उसके बाद जो है भौतिक मापन हो गया। तो भौतिक मापन
तो कहने का मतलब अब इसके बारे में जान लेते हैं कि शैक्षिक मापन में मानसिक मापन किसको कहते हैं। तो मानसिक जो मापन होता है ऐसे मापन को कहा जाता है कि जिनका संबंध छात्र की मानसिक क्रियाओं से होता है। मानसिक मापन कह सकते हैं ऐसे मापन वो कहते हैं कि जिनका संबंध छात्र की मानसिक क्रियाओं से होता है। जैसे अगर मानसिक मापन में देखा जाए तो इसमें आते हैं हमारे बुद्धि आती है, बुद्धि हो गया मानसिक मापन में, बुद्धि, रुचि हो गया, उपलब्धि हो गया, बुद्धि हो गया, रुचि हो गया, उपलब्धि हो गया। तो ये सभी देखा जाए ये मानसिक मापन में है। जो कि उसके बाद एक आता है भौतिक मापन में। अब हम बात करते हैं, अब जैसा कि मानसिक मापन के संदर्भ में मैंने अपने विचार को व्यक्त किया कि जो जिनका संबंध मानसिक क्रियाओं से होता है, जैसे व्यक्ति में बुद्धि हो गया, रुचि हो गया, उपलब्धि हो गया, और ये कह सकते हैं कि मानसिक मापन के एग्जाम्पल हैं। तो अब देखें तो मानसिक मापन के बाद एक जो आगे आता है दूसरा मापन है वो भौतिक मापन है। तो भौतिक मापन ऐसे मापन को कहा जाता है जो कि भौतिक या दैनिक दिनचर्या के साथ जिनका संबंध जुड़ा होता है। अब देखा जाए तो भौतिक मापन में जैसे रेखाखंड की लंबाई कह सकते हैं, मैंने आप इसके प्रारंभ बताया कि रेखाखंड की लंबाई कह सकते हैं, या इसमें भौतिक मापन में जैसे रेखाखंड की लंबाई, और इसी तरीके जैसे थर्मामीटर द्वारा कह सकते हैं किसी बुखार की जांच करने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं भौतिक मापन का। तो अगर देखा जाए तो मापन का क्षेत्र विषय में देखा जाए तो मापन यह एक संकुचित अवधारणा है। मापन क्या है बच्चों? यह एक संकुचित अवधारणा होती है और इसकी जो प्रकृति भी एकांगी होती है, जो प्रायः किसी वस्तु के गुणों की माप करने के लिए ही जानी जाती है। तो ये था हमारा तो मापन की हमने अवधारणा के बारे में आप सबको समझ बताया। जो कि अब मापन की अवधारणा के बाद आगे हमारा जो टॉपिक आता है वह मूल्यांकन की अवधारणा आती है। अब देखें तो इसी में मैं आप लोगों को आगे बता रहे हैं अब मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन की अवधारणा के बारे में आप सभी जान लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या मूल्यांकन की अवधारणा होती क्या है, पहले आप सब इसके बारे में जान लें। जैसा कि देखें मूल्यांकन शब्द यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसमें देखा जाए तो इसमें दो शब्द हैं मूल्य धन अंकन। क्या है? मूल्यांकन में दो शब्द की उत्पत्ति या दो शब्द मिलकर बने हैं जो कि मूल्य और अंकन। मूल्यों का जो अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अगर देखा जाए तो मूल्यांकन के बारे में यह शैक्षिक या शैक्षणिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दे रहे हैं हम कि जॉन ब्लूम है, जो कि जॉन ब्लूम ने देखा जाए तो मूल्यांकन को जॉन ब्लूम, तो जो ये जॉन जो है ब्लूम हैं, इन्होंने देखें तो मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा, इसको कितने अंग बताए हैं, इसके निम्नलिखित 3 अंगों के बारे में चर्चा किए हैं। जिसमें पहला इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात किया है, फिर सीखने का अनुभव क्या होता है, फिर नंबर 3 होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि मूल्यांकन में जॉन ब्लूम ने क्या इनके अंग हैं, इनके 3 अंगों के बारे में स्पष्ट कर दिए हैं। तो फिलहाल हम मूल्यांकन के बारे में बता ही रहे हैं कि मूल्यांकन में 2 शब्द से मिलकर बना है मूल्यांकन, यानी मूल्यों का अंकन करना। साथ ही साथ देखा जाए
तो इसके अंतर्गत छात्र के सभी गुण दोषों की माप करता है। छात्र के सभी गुण दोषों की माप करके या तो छात्रों के सभी गुण दोषों की विवेचना करके उसके मूल्यों का अंकन करने का कार्य इसमें किया जाता है। छात्रों के सभी गुण दोषों का विवेचन करके इनके जो मूल्यों का अंकन करने का कार्य किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। अगर मूल्यांकन की मैं अवधारणा के बारे में आप लोग बता दें कि इसमें मूल्यांकन की जो अवधारणा है इसमें अन्य भी कई भाग हैं। जैसे मूल्यांकन के पहले हम चलते हैं, फिर इसके क्या डिफिनेशन है। तो जो मूल्यांकन की अगर हम अवधारणा के संदर्भ में चलें तो इसमें सर्वप्रथम जो डिफिनेशन आती है टर्गसन एवं एडम्स की आती है। किसकी डिफिनेशन है इसमें? टर्गसन एवं एडम्स की, जो कि आप लोग एडम्स का नाम पहले ही जान चुके होंगे कि एडम्स कौन थे, या टर्गसन तो नाम तो मूल्यांकन था। जैसा कि आप लोग पहले पढ़े होंगे जो एडम्स हैं, तो इन्होंने कौन से जो है सूत्र या कौन से जो है ये इन्होंने जो है शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया को या जो है शिक्षा के वो द्विध्रुवी प्रक्रिया को बताने का श्रेय जॉन एडम्स को जाता है। और इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया होती है, जिसमें पहले स्थान पर शिक्षक होते हैं, दूसरे पर छात्र होते हैं। एक जो है सिखाने का कार्य करता है और फिर जो दूसरा होता है सीखने का कार्य करता है। एक तो जो है बोलने का कार्य करता है अध्यापक, और जो होता है छात्र सुनने का कार्य करता है। एक जो है अनुसरण करता है, दूसरा एक या एक अनुगमन करता है, दूसरा एक अनुसरण करने का कार्य करता है। कहने का मतलब ये बातें क्या होती हैं कि जो एडम्स थे, जो जॉन एडम्स थे, उन्होंने जो है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया या तो द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में ही इनको बताने का प्रयास किया है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है जॉन एडम्स या इसको जो जॉन एडम्स कह सकते हैं, या एक है टर्गसन। टर्गसन के अनुसार जान लेते हैं, टर्गसन एवं एडम्स के अनुसार। तो इन्होंने बता दिया डिफिनेशन कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु के मूल्य को निश्चित करे। इसी प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया तथा अनुभवों की उपयोगिता के आधार पर जो निर्णय देने का कार्य किया जाता है उसी को हम शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो टर्गसन साहब थे, इन्होंने मूल्यांकन एवं शैक्षिक मूल्यांकन दोनों को ही स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो मैंने आपको भी प्रारंभ में ही बता दिया था, जिस तरीके से जो टर्गसन ने क्या बताया कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्यों को निश्चित करने का कार्य करता है। ये तो मूल्यांकन के बारे में बता दिया। और इसी के बाद इन्होंने जो है शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, तो इन्होंने ये बताया कि शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया तथा अनुभवों की उपयोगिता के आधार पर जो निर्णय देने का कार्य किया जाता है उसी प्रक्रिया को ही हम शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। तो ये था हमारा जो है टॉपिक। अब मैं आप लोगों को जो है टर्गसन के बारे में बताया कि जो टर्गसन ने मूल्यांकन को किस तरीके से डिफाइन किया, टर्गसन एवं एडम्स ने। अब टर्गसन एवं एडम्स के बाद जो दूसरी डिफिनेशन हमारी आती है, अब क्यूवलिंग एवं हन्ना की डिफिनेशन आती है। क्यूवलिंग एवं हन्ना, क्यूवलिंग एवं हन्ना की डिफिनेशन। अब आप इसके बारे में जान लें। शिक्षालय या विद्यालय में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों प्रमाण पत्रों को एकत्रीकरण एवं, या तो ऐसे कह सकते हैं, अनुभवों एवं प्रमाण पत्रों का एकत्रीकरण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो मैं आपको डिफिनेशन
किवलिंग एवं हन्ना के अनुसार बताया, जो कि इन्होंने क्या बताया है, शिक्षालय या विद्यालय में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव प्रमाण पत्रों का एकत्रीकरण करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो अब किवलिंग एवं हन्ना के बाद अब जो नंबर 3 डिफिनेशन जो मूल्यांकन की चालू होता है, तो मूल्यांकन की नंबर 3 डिफिनेशन गिलफोर्ड की डिफिनेशन है। गिलफोर्ड, तो जो ये गिलफोर्ड महोदय ने जो है मूल्यांकन के संदर्भ में ये कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु के मूल्यों को एक अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं, या मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को मूल्य के रूप में निश्चित करने का कार्य करते हैं। ये किसने कहा बोलो डिफिनेशन, गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। अब गिलफोर्ड महोदय की बाद अब आगे आते हैं क्रोनबर्ग की डिफिनेशन आती है। क्रोनबर्ग, तो क्रोनबर्ग ने ये कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक सफल हुई है, कहाँ तक फिर नहीं सफल हुई है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किए हैं। किसने, गिलफोर्ड क्रोनबर्ग ने, ठीक है। तो ये था जो है मैं आप लोगों को जो है क्रोनबर्ग के अनुसार डिफिनेशन बताया। फिर क्रोनबर्ग के बाद आगे एक डिफिनेशन और आती है, राइट स्टोन की डिफिनेशन आती है। तो जो राइट स्टोन ने ये कहा है मूल्यांकन एक प्राविधिक पद है। मूल्यांकन के बारे में क्या बताया है कि मूल्यांकन यह एक प्राविधिक पद है जो कि सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था जो है मैं आपको राइट स्टोन के बारे में अगर बात करें, या तो फिर क्रोनबर्ग के बारे में बात करें, या फिर किवलिंग एवं हन्ना के डिफिनेशन पर चर्चा करें, या तो फिर जो है टर्गसन एडम्स के विषय में बात करें, तो मैंने आप सबको समझ इन सभी जो डिफिनेशन के बारे में चर्चा किया, जो कि मूल्यांकन के अर्थ को बखूबी स्पष्ट करने के लिए इन सब के परिभाषाओं को जानना ये अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो मैं आप लोगों को मूल्यांकन की अवधारणा में मूल्यांकन की अर्थ बताया, मूल्यांकन के अर्थ के बाद फिर इसकी मैं डिफिनेशन के बारे में बताया। तो जो मैं इसकी डिफिनेशन बताया, तो इसकी जो डिफिनेशन के बाद फिर अब हम आगे जो है इनकी परिभाषाएं तो बता दिया मैं। अब परिभाषाएं के बाद आगे आता है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं अब जान लेते हैं कि मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखिए मूल्यांकन की अगर विशेषताएं के विषय में बात किया जाए तो मूल्यांकन एक सतत या निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन हमें यह स्पष्ट कराता है, या मूल्यांकन हमें यह बताने का या मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इन सभी के बारे में जो है जानकारी देने का प्रयास करता है। मूल्यांकन के बाद अगर देखा जाए तो मूल्यांकन इसके माध्यम से ही जो है छात्रों के अंदर दिन प्रतिदिन व्यवहार में परिवर्तन भी लाने का प्रयास करते हैं। या तो वैसे कह सकता है कि मूल्यांकन की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से छात्रों के अंदर क्या किया जाता है, व्यवहार परिवर्तन करने का भी कार्य किया जाता है। तो मैं आप लोगों को जो है मूल्यांकन की विशेषताएं के बारे में बताया। तो अब मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं, अब इनकी विशेषताएं के बाद मैं आप लोगों को बता रहे हैं मूल्यांकन के पद। मूल्यांकन के जो है पद के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं कि जो मूल्यांकन या इवोल्यूशन है, इसके सोपान या इसके कह सकते हैं सोपान कौन कौन हैं। अब इसके हम सोपान के बारे में बात करते हैं।
पहली बात, इसमें जो सोपान आते हैं शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना, शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना हो गया। फिर शैक्षिक उद्देश्यों को जो निर्धारित करने के बाद आता है व्यवहारगत रूप में लिखना। नंबर जो दूसरा क्या आता है इसमें, व्यवहारगत रूप में लिखना। तो व्यवहारगत रूप में लिखने के बाद नंबर जो थर्ड आता है अधिगम परिस्थिति की पहचान करना। जो नंबर थर्ड आता है इसमें क्या आएगा, अधिगम परिस्थिति। पहले इसको हम शार्ट में जान लेते हैं क्या क्या होते हैं सोपान, उसके बाद भी थोड़ा बताने का हम प्रयास करेंगे। तो अधिगम जो है परिस्थिति की पहचान हो गया। तो अधिगम परिस्थिति की जो है पहचान के बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ परीक्षण का चयन करना। चौथा क्या है, परीक्षण का जो है चयन हो गया। तो जो परीक्षण का चयन के बाद जो आगे हमारा पांचवा पॉइंट आता है, परीक्षण के चयन के बाद जो हमारा पांचवा आता है क्या है, पांचवें में देखा जाए तो इसमें निष्कर्ष या इसी को हम कहते हैं कंक्लूजन बोलते हैं। तो इसके बाद फिर छठा आता है भविष्यवाणी, पूर्व अनुमान, अन्वेषण हो गया, पूर्व अनुमान हो गया, अन्वेषण हो गया। फिर भविष्यवाणी, तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो स्वाटली में देखें तो जो मूल्यांकन के सोपान या दी हायरार्की ऑफ इवैल्यूएशन या दी स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन, तो जो मूल्यांकन के सोपान है तो इसमें जो है शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना। अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली में आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो जो मूल्यांकन के सोपान या इनके अगर पद या स्टेप के रूप में देखें तो जो पहला पद है शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना। एक अध्यापक का जो है शिक्षा के उद्देश्यों का डिटर्मिनेशन किस ढंग से करता है, जब वो छात्रों का मूल्यांकन करेगा, जब छात्रों के मूल्यांकन के बाद जब उनको ये मालूम हो जाएगा कि छात्र क्या स्तर, किस स्तर का ज्ञान उनको है, क्या उनको जानकारी है, तो इसी के माध्यम से जो है अध्यापक अपने शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। तो अगर इसके बारे में देखें तो जो ये मूल्यांकन के सोपान या जो हमारा पद है उसमें पहला पद है शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना ही है। और फिर इसके बाद अब नंबर जो दूसरा आता है व्यवहारगत रूप में लिखना। और इसके बारे में देखें तो जो मूल्यांकन के सोपान का जो दूसरा या मूल्यांकन के पद का जो दूसरा प्रमुख चरण होता है उसका जो दूसरा चरण है व्यवहार के रूप में या व्यवहार में कैसे लिखा जाए, व्यवहारगत जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको किस ढंग से लिखने का कार्य किया जाए, या तो जो दिन पर दिन जो बदलाव आ रहे हैं तो उसको किस ढंग से लिखा जाए और उसका मूल्यांकन छात्रों के समक्ष किस ढंग से या कैसे किया जाए। तो ये सभी जो है इसके पद के रूप में आते हैं, जो कि दूसरा पद है व्यवहारगत रूप में लिखना हो गया। फिर इसी तरीके से नंबर थर्ड आता है अधिगम परिस्थिति की पहचान आता है। अब आप लोगों के अंदर या मन में दिमाग में बातें आती है अधिगम परिस्थिति की पहचान क्या है, कैसे इसमें की जाती है, तो आप लोग इसके बारे में जान लें। पहले अधिगम परिस्थिति होती क्या है इसके बारे में जानें। देखें आप लोग पहले अधिगम के बारे में हम जान लेते हैं। जो अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है सीखना से होता है, जो कि अगर देखें तो अधिगम का मतलब सीखने से होता है या जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो वही प्रक्रिया ही हमारी जो है मनोविज्ञान में एक शब्द कहलाती है जिनको हम लर्निंग कहते हैं, या इसी को एक अन्य नाम और दे दें तो इसको सीखना के नाम से भी इसको हम जानते हैं।
अगर अधिगम के बारे में देखें तो अधिगम में गिलफोर्ड का विचार फेमस है। तो जो गिलफोर्ड ने ये कहा है कि व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया हुआ ही कोई परिवर्तन ही अधिगम होता है। अब अधिगम के बारे में देखें जिस प्रकार गिलफोर्ड ने कहा है, अब इसी के संदर्भ में देखें क्रो एंड क्रो की भी डिफिनेशन फेमस है। इन्होंने ये कहा है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। अगर इसी तरीके से और भी डिफिनेशन देखें, क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन है। तमाम सारे थिंकर हैं जो कि नवीन, इन्होंने बताया है कि नवीन ज्ञान एवं जो नवीन प्रक्रियाओं को जो प्राप्त करने की क्रिया होती है उसी को हम अधिगम कहते हैं। अब बात ही कहती हैं अधिगम परिस्थिति की पहचान। जैसा कि अगर देखें इसके बारे में तो मूल्यांकन के जो सोपान है या मूल्यांकन की जो पद है, इस पद में अधिगम परिस्थिति की पहचान भी एक महत्वपूर्ण जो है चरण के रूप में जानी जाती है। अधिगम परिस्थिति, जैसे आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं। अधिगम परिस्थिति मतलब जैसे अध्यापक कोई लेसन या चैप्टर को पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद जो है छात्र ने उस पढ़ाए हुए पाठ को उस परिस्थिति में कितना सीखा है, तो उसकी पहचान जो अध्यापक करता है वो मूल्यांकन के ही माध्यम से ये सारी क्रियाएं संभव होती हैं। तो अगर इसके बारे में देखें तो जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन की जो है सोपान में जो नंबर 3 आता है अधिगम परिस्थिति की पहचान, जो कि इसके प्रमुख सोपान हैं। अब इसमें जो है 4th पॉइंट देखते हैं परीक्षण की पहचान। अब आप लोगों के जहन में छात्रों ये बातें आती होंगी कि परीक्षण क्या है, इसका हम सिलेक्शन कैसे करें या किस ढंग से करें। तो देखें जो परीक्षण है, परीक्षण जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में हम टेस्ट के नाम को जानते हैं। देखिए परीक्षण के बारे में देखें तो यह एक मानकीकृत परीक्षण क्या है, यह एक मानकीकृत उपकरण क्या होता है। परीक्षण एक मानकीकृत उपकरण है जो कि छात्रों के व्यवहार में यह परिवर्तन लाने का कार्य करती है। कहने का मतलब यह है कि जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करे जो एक उपकरण के माध्यम से, तो उसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। तो परीक्षण का चयन भी जो है मूल्यांकन के सोपान या जो पद का एक या मूल्यांकन के सोपान में परीक्षण का चयन भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर इसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, जिसको कहते हैं निष्कर्ष कहते हैं। तो आप पढ़ाने के बाद छात्र कितना जो है ज्ञान अर्जित किया है उसको जो है निष्कर्ष के माध्यम से जाना जाता है। फिर इसी क्रम में देखें तो कंक्लूजन के बाद फिर 6ठा नंबर आता है पूर्व अनुमान। तो जो पूर्व अनुमान एवं अन्वेषण कर सकते हैं भविष्यवाणी। तो पूर्व अनुमान का मतलब जिसको हम अन्वेषण या पूर्व अनुमान मतलब आप पढ़ाए हुए पाठ का छात्रों की समझ के ढंग से अनुमान लगाएंगे कि छात्र को ये बातें आती ही होगी। पूर्व ढंग से आप पहले कैसे अनुमान लगाएंगे। फिर इसी में जो है अन्वेषण, आपका जो है मूल्यांकन के सोपान में अंतिम या 6ठा पद आता है अन्वेषण, या जिसको आप लोग जानते होंगे। अन्वेषण के बारे में आप लोग थोड़ा जान लें। अन्वेषण इसको हम एक खोज के नाम से इसको हम जानते हैं। अन्वेषण विधि को एक खोज के नाम जिसको हम जानते हैं। एक और भी शब्द है जिनको हेउरिस्टिक के नाम से इसको हम जानते हैं। तो खोज या अन्वेषण ऐसी इसी विधि को कहते हैं कि जिसमें छात्र को स्वयं खोज करने का उनको अवसर प्रदान किया जाता है। तो यही है जो कि पूर्व अनुमान हो गया। फिर इसमें जो है भविष्यवाणी जो है करने की बात इसमें निहित होती है। तो जो कि अगर इसके बारे में देखें तो ये जो मूल्यांकन के सोपान हो गया या जो मूल्यांकन के पद हो गया, इस पद में पहला मैंने आपको बताया क्या
शैक्षिक जो है उद्देश्यों को निर्धारित करना, फिर व्यवहारगत में लिखना या व्यवहारगत रूप में उसको लिखना, फिर 3rd नंबर अधिगम परिस्थिति की पहचान करना, चौथा परीक्षण का चयन, फिर जो है 5वां निष्कर्ष हो गया, फिर जो 6ठा हमारा क्या है पूर्व अनुमान, फिर जो है भविष्यवाणी। तो कहने का मतलब अब इसी में देखें तो आगे मैं आप लोगों को ये मूल्यांकन के सोपान या पद के बारे में चर्चा किया छात्रों। अब इसी के बाद जो आगे आता है मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में। अब हम मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, जैसे निदान होता है, निदान हो गया, फिर जो दूसरा आता है निर्देशन हो गया, निदान हो गया, फिर जो दूसरा आता है वो निर्देशन हो गया, फिर इसी क्रम में देखें तो आगे जो आता है वो पाठ्यक्रम में सुधार हो गया। जो इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना हो गया। और पहला मैंने बताया क्या है, निदान हो गया डायग्नोसिस, फिर इसमें जो निर्देशन हो गया, फिर इसी क्रम में देखें वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी देना, वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी देना। तो वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी के बाद अब छात्रों में अभिप्रेरणा प्रदान करना, छात्रों में अभिप्रेरणा प्रदान करना। तो अगर इसके बारे में अगर हम देखें छात्रों में जो अभिप्रेरणा के बाद आगे आता है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम या शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र निर्देशन में सहायता प्रदान करना। तो अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो पहली बात अब हम इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इनके उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों की कमियों को दूर करना या उनकी कमियों को जो है दूर करने का प्रयास, जो किसी को हम डायग्नोसिस टेस्ट बोलते हैं। तो डायग्नोसिस जिनको हम बोलते हैं निदान करते हैं। तो निदान क्या है, जब छात्रों की कमियों कमजोरियों का जब पता लग जाता है तो उसी को हम अच्छे निदान करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य यह है कि यह जो है छात्रों के लिए जो अच्छे निदान का कार्य करता है या छात्रों की कमियों कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। और इसी क्रम में देखें तो जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों को जो उचित निर्देशन देने का कार्य करते हैं। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है छात्रों को उचित निर्देशन देना है। तो इसी तरीके से जो निर्देशन के बाद फिर आगे जो हमारा है पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं आपको, वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी देना। और इसके बारे में देखें तो जो मूल्यांकन का प्रमुख होता है उद्देश्य, इस उद्देश्य के माध्यम से छात्रों को वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में ज्ञान दिया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन का गुण पाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मूल्यांकन के ही माध्यम से संभव होती है या छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नता की जो जानकारी देने का कार्य करती है। तो वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी देना, फिर इसी क्रम में देखें पाठ्यक्रम में सुधार करना। अगर देखें तो अगर मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों के विषयगत या पाठ्य वस्तु में या पाठ्यक्रम में सुधार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है।
तो अब देखें जो पाठ्यक्रम में जो है रिफॉर्म या जो है सुधार के बाद ही जो है, तो अब अगली पॉइंट जो हमारी आती है पाठ्यक्रम में से सुधार के बाद, फिर इसमें आती है उपचारात्मक शिक्षा, या तो मैं जो निदान के बारे में आप सबको बताया, या इसी में एक पॉइंट आता है छात्रों में अभिप्रेरणा। छात्रों में अभिप्रेरणा है तो इसके बारे में अब जान लेते हैं। छात्र में अभिप्रेरणा, तो देखिए जैसा कि यह मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों में प्रेरणा प्रदान करना, तो छात्रों में प्रेरणा प्रदान करना ये मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं आप लोगों की प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा क्या होती है। अगर अभिप्रेरणा के बारे में मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया था, फिलहाल अभी में हमारा जो ऑनलाइन चल रहा था उसमें मैं अभिप्रेरणा के बारे में बताया था। तो छात्रों को अभिप्रेरित करना या छात्रों को मोटिवेट या जो प्रोत्साहित करने की कला एक अध्यापक के अंदर जो पाई जाती है, उसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं अभिप्रेरण, या उसी को प्रेरणा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अब छात्रों एक टॉपिक और है मूल्यांकन का क्षेत्र। जो मूल्यांकन के क्षेत्र की से बात करें, चलिए इसको फिर कल हम बता देंगे। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक इसी यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।